बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपकी क्लास 9th का चैप्टर 7 है। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब ये जो आपके इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है और आपकी जो सेकेंड पेज है, उसमें आज सच कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि इसमें है क्या। फर्स्ट पेज में आपको सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी तक अर्थ पे रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के फीचर्स सेम नहीं हैं किसी भी तरीके से। जैसे मान लीजिए कि हम हैं और हम अपने आप को एक मंकी से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हम लोग सेम दिखते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर एक वेरिएशन है, और ये वेरिएशन जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। इस वेरिएशन को ही हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये बेसिस बन जाता है हमारा क्लासिफिकेशन के लिए, कि हम किस तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासीफाई करें। अब क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें स्टडी के लिए, इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये किस ग्रुप के हैं, इनके फीचर्स क्या हैं और क्यों ये उस ग्रुप में प्लेस हुए हैं। तो अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में प्लेस करना, उससे क्या पता चलता है कि उस ऑर्गेनिज्म के क्या फीचर्स हैं और इसी वजह से वो इस ग्रुप में रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास 4 चीज़ें थी: ऑक्टोपस, शार्क, बर्ड और एक मंकी। ऑब्वियसली चारों अलग हैं, बट मैंने क्या किया कि मैंने शार्क और ऑक्टोपस को मैंने एक ग्रुप में रखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों से मुझे क्या, मतलब इन दोनों में मुझे क्या कॉमन चीज़ दिख रही है? इनका हैबिटेट, कि मतलब ये कहाँ पे रिसाइड करते हैं? सी में रिसाइड करते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक ग्रुप में रख दिया। तो ऐसे ही ग्रुप में हम किस वजह से रखते हैं? उनकी सिमिलैरिटीज़ देख के। तो अब ये जो अटेम्प्ट था सबसे पहले क्लासिफिकेशन का, ये किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे हमारे, मिस्टर एरिस्टोटले, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को एक बहुत कॉमन ग्राउंड्स पे, मतलब उन्होंने बहुत ही कॉमन एक लेवल रखा, जिसकी बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया कि मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं वो रहते कहाँ पे हैं। सी में रहते हैं तो सी वाले जितने भी हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो लैंड पे रहते हैं उनको लैंड वाले ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, और जो उड़ते हैं हवा में उनको एक ग्रुप में डाल दिया। तो ये एक बहुत बेसिक लेवल था क्लासिफिकेशन का, इसलिए ये साइंटिफिकली अप्रूव नहीं किया गया। क्योंकि हम वेल, शार्क, ऑक्टोपस या स्टारफिश की बात करें, ये रहते तो एक ही जगह पे हैं, पर क्या ये दिखने में सेम है? क्या इनके और कोई फीचर्स इनमें ऐसा है जो ये सिमिलर हों? नहीं। तो अब इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनको एक ग्रुप में, हम कॉमन ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि एक ग्रुप अगर हम बना रहे हैं तो उसका एक बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा। हमें अगर साइंटिफिक लेवल पे बात करनी है तो हमें बहुत कंसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में क्यों रख रहे हैं। क्योंकि एक ग्रुप में रखना उनको, मतलब उनके बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलना, क्योंकि जितने सिमिलर उनके फीचर्स होंगे उतना बेटर क्लासिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे कुछ हमें एग्जांपल दिए हुए हैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के, जिसके बेसिस पे इनको ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का, ग्रुप में डिवाइड करने का आइडिया पुट फॉरवर्ड हुआ था। तो अब हमारा जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है और उसमें न्यूक्लियस होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, डिमार्केटेड, मतलब जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये एक फीचर बन जाता है जहाँ पे हमें न्यूक्लियस एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, जिसमें कि हमारा जो न्यूक्लियस है जिसमें वो प्रेजेंट होगा वो यूकेरियोटिक, जिसमें नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक। तो एक बेसिक डिवीजन, एक बेसिक कैरेक्टर ये बन जाता है। अब कुछ हमारे सेल होते हैं जो अकेले होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर कुछ ग्रुप में होते हैं, तो वो भी एक कैरेक्टर बन गया हमारा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। क्योंकि हमारा एक अमीबा और एक हमारा वॉर्म, कोई भी अर्थ वॉर्म, उन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। अमीबा यूनिसेलुलर है, वॉर्म हमारा मल्टीसेलुलर है। अब आगे देखते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों से एक्वायर करते हैं अपना खाना, उन्हें बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। तो ये एक और बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का, एक और कैरेक्टर हो गया। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपना, जिनका बॉडी लेवल जो होता है, वो जिनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो होता है वो या तो सेल हो सकता है, सिंगल सेल, या फिर वो टिश्यू लेवल हो सकता है, या फिर वो ऑर्गन लेवल हो सकता है। तो एक कैरेक्टर ये हो जाता है। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि उनकी जो बॉडी होती है वो कैसे डेवलप होती है और वो कैसे डिफरेंट पार्ट्स में ऑर्गेनाइज होती है,
उनकी कैसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और क्या वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उस बेसिस पे भी हम डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट पेज जो है उस पर यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस भी अराइज हो रहे हैं कि ये जो लेवल हमने बना दिए, डिजिग्नेट कर दिया अपने आप, कि किस बेसिस पे हुए हैं, ठीक है, और हमारी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप में क्यों रखा गया, और कुछ जो फीचर्स हमने प्लांट के लिए डिस्क्राइब करें, कुछ क्लासिफिकेशन जो हम प्लांट्स की करेंगे वो एनिमल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उनका बेसिक डिज़ाइन अलग है। तो अब यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो देखते हैं। इन दोनों में से, ये जो ऑप्शन ए और बी हैं, इन दोनों में से कौन सा बेटर फीचर है क्लासीफाइंग के लिए, द प्लेस वेयर दे लिव और द काइंड ऑफ द सेल्स दे आर मेड ऑफ। इस क्वेश्चन को आप खुद कंसिडर करिए। देखिए हमारे जो काइंड ऑफ सेल्स होते हैं ना, वो हम एक बहुत स्टार्टिंग लेवल की बात कर रहे हैं कि हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। क्यों, क्योंकि जितना हमारा जो क्लासिफिकेशन वो होगा ना, जितना ब्रॉड होगा हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से ही, क्योंकि यूनिसेलुलर में हमारे पास क्या है, अमीबा है और कुछ एक दो और बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो हम रखते हैं यूनिसेलुलर में। मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में हमारे पास जितने भी अभी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो एक बहुत ब्रॉड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, एटलीस्ट बेटर देन दिस, कि किस जगह वो रहते हैं। क्योंकि किस जगह की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि अगर हम सी की बात करें, सी में यूनिसेलुलर भी मिलेगा, मल्टी सेलुलर भी मिलेगा, पर ये थोड़ी कह सकते हैं हम कि वो एक ही, हाँ जी, एक ही ग्रुप के बिलोंग कर जाएंगे, वो नहीं। हम किस बेसिस पे बोलेंगे कि उनके सेल्स यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। तो सबसे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक भी हमारा यही हो गया कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। तो इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके टिश्यूज़ अलग होते हैं, उनका फंक्शन अलग होता है, उनका काम अलग होता है। हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, एनिमल मूव कर सकते हैं। टिश्यू डिफरेंस बहुत होता है, हमारे एनिमल्स के पास मसल टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स के पास वो नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनकी वजह से इन्हें अलग रखा है। अब क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन कैसे लिंक्ड है। जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं और उनके बॉडी डिज़ाइन के बेसिस के ऊपर उन्हें कैटेगराइज किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में। अब क्या होता है कि एक रोल टाइम का भी होता है इसमें, क्योंकि एक जो बॉडी है, एक बॉडी डिज़ाइन है जो आया है स्टार्टिंग में, अब वो क्या होता है, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है। अब वो जैसे जैसे इवॉल्व होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब चेंज होंगे तो उसी बेसिस पे हमारी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती है। अब जो जनरेशन चेंज हुई है, जिसमें जो चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो अब एवोल्यूशन पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। एवोल्यूशन होता है कि जैसे मान लो कहते हैं ना कि बंदर से इंसान बने हैं, तो ये जो बंदर से इंसान बने हैं जो कहते हैं, तो उसके पीछे का जो मेन कंसेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता है एवोल्यूशन, कि कैसे उनमें चेंजेस आए और कैसे एक ह्यूमन बीइंग बना। तो ये थ्योरी सबसे पहले एवोल्यूशन की किसने दी थी हमें, मिस्टर चार्ल्स डार्विन ने। और उन्होंने कहाँ बताया था ये, सबसे पहले 1859 में उनकी एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये, उसमें इन्होंने सबसे पहले स्पेसिफाई किया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के आइडिया को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें दिखता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी एक बहुत प्रिमिटिव बॉडी टाइप है। जैसे हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रिमिटिव कहते हैं ना उन्हें, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं जिन्हें। प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिनका है, तो प्रिमिटिव इस बेसिस पे कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत प्रिमिटिव है, बहुत पुराना है, इसलिए हम उन्हें नए जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। हम क्या कह सकते हैं कि जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं, और जो नए वाले होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पुराने वाले, इसलिए हम कहते हैं कि एवोल्यूशन के साथ साथ हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। अब आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो होता क्या है, इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। मतलब जो भी हमारे पास लाइफ फॉर्म्स हैं, मतलब जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ये वर्ड जो होता है ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को रिजेंबल करने के लिए उनको एक पर्टिकुलर नोटेशन के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। अब जो डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स होती हैं वो शेयर करती हैं एनवायरनमेंट और एक दूसरे से अफेक्ट भी होती हैं, और जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अपना एक कनेक्शन बनाती हैं, इसकी वजह से एक स्टेबल कम्युनिटी हमारी डेवलप होती है। और ह्यूमंस, जैसा आपको पता है कि बहुत
इसके साथ खिलवाड़ करने लग गए हैं आजकल। ह्यूमंस ने एक बहुत डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कलामिटीज़ और ये इश्यूज़ भी आ रहे हैं जैसे कि अभी चल रहे हैं। तो ह्यूमंस जो हैं उन्होंने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया है इन चेंजिंग द बैलेंस। बहुत एक सरकास्टिक लाइन लिखी है बुक में। अब क्या है कि ये जो डाइवर्सिटी है इन कम्युनिटीज़ की, अफेक्ट होती है लैंड, वाटर, क्लाइमेट और बाकी बहुत सारी चीज़ों से। अब एक रफ एस्टिमेट था कि हमारे पास टोटल पूरे अर्थ पे 10 मिलियन स्पीशीज़ हैं। 10 मिलियन स्पीशीज़ हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 1 या 2 मिलियन के बारे में पता है। और ये जो वार्म और ह्यूमिड एरिया है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं हमारे अर्थ के, जहाँ वार्म और ह्यूमिड एरिया, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव। क्योंकि ह्यूमिड रीजन मतलब वाटर कंटेंट भी प्रॉपर है, इनफैक्ट वाटर कंटेंट है। वार्म रीजन क्योंकि बहुत सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं हमारे, तो उनके लिए वहाँ पे रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ पे। और ये जो रीजन है ये कहाँ लाइक करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये लाइक करता है। और ये बहुत रिच होता है डाइवर्सिटी में, इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। मेगा मतलब बहुत ज़्यादा और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन जिससे एरिया में मिले हमें, वहाँ पे उस एरिया को हमने क्या नाम दे दिया? रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। तो ये रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी कौन सा है? द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब कुछ ऐसी जो हमारी वर्ल्ड की जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो कुछ फ्यू कंट्रीज़ में हमारी कंसनट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, ज़ेर, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। इन जगह पे हमारी सबसे ज़्यादा जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो इन जगह पे कंसनट्रेटेड है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चंस हैं यहाँ पे टॉप पर ही। Which organisms are called primitive and how are they different from so-called advanced organisms? तो अब क्या है कि ये जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या होते हैं? पहले तो जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब जो ह्यूमन जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे बहुत पुराने टाइम में, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना। तो हम क्या करेंगे कि हमसे जो बहुत पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए उनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, जिसके पास एक बेटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो। अब ये डिफरेंट कैसे होंगे हमारे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म से? तो ये भी सुनिए। एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म जो होंगे हमारे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे एवोल्यूशन होता है जैसे जैसे वैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारे जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होंगे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे एज़ कम्पेयर टू प्रिमिटिव वंस। वेल, एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स भी सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हाँ कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है वैसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो जो भी नए ऑर्गेनिजम्स अभी आ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, जो भी एवोल्यूशन के बाद जो भी बन रहे हैं वो सब के सब कॉम्प्लेक्स होंगे स्ट्रक्चर में। अब हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। हमारे सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने 1894 में और रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में एंड कार्ल वूज 1977 में उन्होंने ट्राई किया कि वो क्लासीफाई करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो जो क्लासिफिकेशन विटेकर का था, उन्होंने 5 किंगडम्स, बहुत ब्रॉड कैटेगरीज दी थी जिन्हें हम कहते हैं किंगडम्स। विटेकर ने क्या किया था? उन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे। तो जो पहला था वो था मोनेरा, देन वी हैड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम्स उन्होंने डिवाइड किए थे। और किंगडम जो होता है वो एक बहुत ब्रॉड ग्रुप है जिसमें हमारे जो भी हम ऑर्गेनिजम्स प्लेस करेंगे उनमें बहुत कम सिमिलैरिटीज़ होंगी। अब किंगडम्स के नीचे नीचे और हायरार्किकल लेवल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या होता है, ये ग्रुप्स जो होते हैं ये इस बेसिस पे फॉर्म किए गए थे कि उनका सेल स्ट्रक्चर क्या है, मोड और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस बेसिस पे उन्होंने इन एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। और जो मॉडिफिकेशन वूज ने इंट्रोड्यूस करी थी, उन्होंने क्या किया, मोनेरा को 2 और सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट वाज आर्केबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्केबैक्टीरिया मतलब पुराने वाले, थोड़े प्रिमिटिव, और यू बैक्टीरिया मतलब थोड़े नए बैक्टीरिया। अब क्या हुआ कि ये जो क्लासिफिकेशन था इसको अब इसके नीचे इन्होंने सब ग्रुप्स दे दिए, जैसे मैंने आपको बताया था अभी।
तो इन्होंने नीचे नीचे सब ग्रुप्स देने शुरू करे। अब क्या हुआ कि सबसे पहला तो किंगडम तो डिफाइंड ही था, उसके बाद किंगडम के नीचे इन्होंने एक फाइलम दिया। अब फाइलम में क्या होता है कि ये डिवीजन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को, जो भी प्लांट्स हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखता है और एनिमल्स को अलग कैटेगरी में। तो किंगडम के बाद, किंगडम में जिसमें सबसे कम सिमिलैरिटी होंगी, उसके बाद जो फाइलम होगा उसमें जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी अब नज़र आने लगेगी। नेक्स्ट हम जाते हैं क्लास पे। अब क्लास में क्या होता है कि ये फाइलम से एक और नीचे लेवल है। अब इसमें क्या होगा, हमारी जो सिमिलैरिटी होगी जितने भी ऑर्गेनिज्म इस क्लास में होंगे उनकी सिमिलैरिटी और थोड़ी बढ़ जाएगी और थोड़े रिलेटेड एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप में रखे जाएंगे। उसके बाद ऑर्डर में भी अब सिमिलैरिटीज़ और थोड़ी सिमिलर, बहुत और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। फैमिली में थोड़े और सिमिलर ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर्स जो हों वो बिल्कुल मिलते जुलते हों वो फैमिली में रखे जाएंगे। जीनस, फैमिली से भी नीचे एक और लेवल जिसमें बिल्कुल ही रिलेटेड हमारे जो बिल्कुल सेम दिखने वाले या फिर हमारी जो उनके वो होंगे फीचर्स होंगे वो एकदम सिमिलर होंगे बिल्कुल। स्पीशीज़ वो होते हैं जिसमें हमारे सेम दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जैसा हमारे स्पीशीज़ हैं, हम हैं होमो सेपियंस, ह्यूमंस हैं होमो सेपियंस, तो उनकी जो सेपियंस है ये क्या है, स्पीशीज़ है। अब ये जो स्पीशीज़ होती है इसमें जो सेम दिखने वाली चीज़ें होती हैं, सेम दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पीशीज़ में हम इंक्लूड करते हैं। अब हमने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को इन बेसिस पे सेपरेट कर दिया, इन लेवल्स के बेसिस पे। और अब जैसे हम स्पीशीज़ पे आते हैं वहाँ पे हमारी जो क्लासिफिकेशन है, जो हमारी सिमिलैरिटी है ऑर्गेनिज्म में, वो बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाती है। तो अब होता क्या है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्पीशीज़ लेवल में हम जिनको साथ में रखते हैं वो इतने सिमिलर होते हैं कि वो ब्रीड कर सकते हैं और आगे एक नई जनरेशन अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इनके जो कैरेक्टर्स थे, जो विटेकर ने जो कैरेक्टर्स दिए थे इनके, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग किंगडम्स के। मोनेरा जो था, जो इन्होंने किंगडम मोनेरा दिया, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स इन्होंने प्लेस करे ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास कोई एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं थे, और ये मल्टीसेलुलर बॉडीज़ भी इनके पास नहीं थी। तो इनके पास ना न्यूक्लियस था और ना सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपर। अब ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल व्हाइल सम डू नॉट। अब जो मोनेरा में इन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स रखे उनमें कईयों में तो सिमिलैरिटी थी, कई जो थे उनमें सिमिलैरिटी थी कि उनके पास एक सेल वॉल है, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके पास एक सेल वॉल भी नहीं थी। आगे क्या होता है कि जो इफ़ेक्ट होता है हमारा सेल वॉल होने का या ना होने का, ये बहुत ज़्यादा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारे पास सेल वॉल की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है बैक्टीरियाज़ में भी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सेल वॉल किस लिए ज़रूरी होता है, ताकि उसके जो सेल्स हैं वो रिजिड रहें और वो प्रोटेक्टेड रहें बाहर के एनवायरनमेंट से। तो एक सेल वॉल का होना ना होना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन ऑर्गेनिजम्स का, ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है या फिर हेटरोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक मतलब वो एनवायरनमेंट में किसी और सोर्स के थ्रू जो अपना खाना खुद बनाता है उससे ये अपना खाना एक्वायर करते हैं। अब इस ग्रुप में क्या क्या होता है हमारे पास, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो ये हमारे पास सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसमें हम इंक्लूड करते हैं इस ग्रुप में। अब क्या होता है कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें पहले ये देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये है एक बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, ये तो हमें पता ही है, तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, सीलिया भी प्रेजेंट होता है कुछ में। ये सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है, ये मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए ये ऑर्गन्स होते हैं। अब एनाबेना क्या होता है हमारे पास, एनाबेना होता है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसमें होता है ये हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट किस लिए होता है, हेट्रोसिस्ट जो नाइट्रोजन जो ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे एनवायरनमेंट से, वो किसके हेल्प से होती है, हेट्रोसिस्ट की मदद से। और इनका एक रेस्टिंग स्पोर, मतलब कि कई बार क्या होता है कि इनके पास एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है जिसमें ये फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं और एक स्पोर बना लेते हैं, एक आउटर कवरिंग हो जाती है जिसके अंदर के जो स्पोर्स होते हैं, जो न्यू जनरेशन होती है वो इसके अंदर स्टोर्ड होती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये स्पोर बर्स्ट हो जाता है और वो जो नई जनरेशन होती है वो रिलीज़ हो जाती है, जिसके बाद वो फर्दर अपनी ग्रोथ या फिर जर्मिनेशन के लिए रेडी हो जाती है। आगे हमारे पास है प्रोटिस्टा। अब इस ग्रुप में बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब पहले वाले में क्या था, प्रोकैरियोटिक, इसमें अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं।
इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, विप लाइक फ्लैजिला, ताकि वो मूवमेंट के लिए, मतलब सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। इनके एग्जाम्पल होते हैं यूनिसेलुलर एल्गे, डायाटम्स और प्रोटोजोन्स। अब इसकी एक बार डायग्राम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हैं इसके डायग्राम्स। अब ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है उसके पास ये सीलिया प्रेजेंट होती हैं, और वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ पे एक वैक्यूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ पे इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो मतलब बड़ा वाला न्यूक्लियस और माइक्रो मतलब छोटा न्यूक्लियस। अब हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है इसका, अमीबा। अमीबा आप लोगों ने देखा होगा, अमीबा के पास एक न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, सूडोपोडिया होते हैं, और ये सूडोपोडिया की हेल्प से अपना खाना एक्वायर करता है। यूग्लेना की बात करें तो यूग्लेना में भी एक फ्लैजिला होता है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे दो फ्लैजिला होते हैं, पर एक जो होता है वो थोड़ा इलॉन्गेटेड होता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है, और यहाँ पे एक और हमें दिखता है अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व करें। अब आगे हमारे पास है फंजाई। फंजाई जो होता है वो हेटेरोट्रॉफिक मतलब वो खुद का खाना नहीं बनाते, वो एनवायरनमेंट से अपना खाना एक्वायर करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो अब ये जो जनरेशन ना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑटोट्रॉफिक से हेटेरोट्रॉफिक हुए, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक हुए। कुछ जो होते हैं फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। अदर्स रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की मदद से खुद को ग्रो करते हैं, उसके न्यूट्रिशन जो भी मतलब जो जिस ऑर्गेनिज्म पे वो हैं, जिसे हम होस्ट बोलते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे वो रेस्ट कर रहे हैं, होस्ट बॉडी पे, उसमें से ही वो अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या हम बोलते हैं? पैरासाइट्स। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो मल्टी सेल्यूलर बन सकें किसी सर्टेन स्टेज पे। उनके पास क्या होता है, एक सेल वॉल होती है जो कि टफ कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं काइटिन। तो जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर बन सकें अंडर द किंगडम फंजाई, उनके पास एक सेल वॉल होती है जो कि मेडअप, जो किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम। तो अब ये जो एग्जांपल हैं इनके एक बार देख लेते हैं। पहला जो है वो है यीस्ट, सेकेंड इज़ मोल्ड एंड थर्ड इज़ मशरूम। यीस्ट जो होता है इसको हम सैकेरोमाइसिस भी बोलते हैं। सैकेरोमाइसिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर यीस्ट। अब यीस्ट जो होता है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, और ये जो डॉटर बड होती है ये ऐसे ही अटैच्ड रहती है। ये डॉटर बड जो होती है ये पेरेंट से ही जनरेट होती है। नेक्स्ट आते हैं मोल्ड। मोल्ड का साइंटिफिक नेम होता है पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम जो है वो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू कोनिडिया। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सर्कुलर राउंड सर्कल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया इसके स्पोर्स हैं जिनके थ्रू ये प्रोड्यूस करता है, और ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। एक्सोजीनियसली मतलब बॉडी के बाहर, और ये अरेंज होते हैं बेसिपिटल मैनर में। मतलब जो हमारे ओल्ड वाले कोनिडिया हैं, जो अपने पुराने वाले कोनिडिया हैं जो पहले बने हैं, वो टॉप पे होंगे, और जो हमारे नए कोनिडिया हैं वो नीचे से अराइज होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है अगैरिकस मशरूम, या फिर जिसे हम बोलते हैं अगैरिकस। अब कुछ फंगल स्पीशीज़ जो होती हैं वो हमारी परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहती हैं ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ। ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी जो सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइकन्स। तो हमारी फंजाई जो एल्गे के साथ एक रिलेशनशिप में है, जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में है जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइकन्स। अब हमने लाइकन्स जो हैं वो बहुत कलर्ड पैचेस की तरह हमें दिखते हैं ट्रीज़ पे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका बहुत अच्छे से पूछ लिया जाता है कभी बार, वो ये होता है कि हमारे जो लाइकन्स होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। ये एक मतलब एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ऑल्दो 12th क्लास में है ये, बट होता क्या है कि लाइकन्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। तो अब ये जो ट्री पे जब ये ग्रो करते हैं तो ये बहुत ब्राइट वाइट कलर के दिखते हैं कई बार, और जब भी पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो ये डार्क होने लग जाते हैं, ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं। तो जब भी पॉल्यूशन होता है तो ये ब्राउन कलर अपना एक्वायर कर लेती हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी एरिया में आपको ये ब्राउन कलर के लाइकन्स दिखें तो समझ जाइएगा कि इस एरिया में बहुत पोल्यूशन है, इसलिए इन्हें पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। आगे हमारे पास है प्लांटे। अब प्लांटे जो किंगडम है उसमें हमारे मोस्टली प्लांट्स को हम
इंक्लूड करते हैं मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं विद सेल वॉल सेल्फ प्लांट सेल में होगी, आपको पिछले में भी बताया था। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और क्लोरोफिल यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जितने भी प्लांट्स इस ग्रुप में होते हैं, मतलब जो भी प्लांट्स होते हैं वो इस ग्रुप में, इस किंगडम में प्रेजेंट। अब प्लांट्स और एनिमल्स में जो विजिबल फॉर्म्स होती हैं वो हमें दिख जाती हैं आराम से, बड़े आराम से। तो उनकी जो सब ग्रुप्स हैं, जो प्लांटे में भी इतने सारे अलग अलग प्लांट्स होते हैं क्योंकि फ्लावर्स अलग होते हैं, मतलब प्लांट्स में ही कुछ जितने भी आप प्लांट्स देखेंगे सबके फ्लावर्स सेम नहीं होते, सब एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो उनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एनिमेलिया जो है, एनिमेलिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और बिना सेल वॉल के हैं। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, आपको पता है। और ये क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, मतलब ये अपना ही खाना दूसरे से एक्वायर करते हैं। अब इसके सब ग्रुप्स भी जो हैं वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे एनिमल और प्लांट किंगडम। और एनिमल और प्लांट किंगडम थोड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है, इसलिए हम लोग वीडियोस अलग अलग रखेंगे उन दोनों की। आई होप आपको ये वाली वीडियो में सब समझ आया होगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी जो भी नोटिफिकेशन हो वो मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।